Assalamu alaikum. Welcome back to video series of jurisprudence. Now onwards in 2 or 3 videos we will be discussing about important theories of law. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि theories of law होती क्या हैं। जैसे कि पहले भी हम पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं कि लॉ की जो है नेचर बहुत एम्बिगस किस्म की है। तो जो भी जूरिस्ट वगैरह आए उन्होंने अपनी मेंटल अप्रोच और परसेप्शंस के हिसाब से जो है लॉ को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। ठीक है, वो जो लॉ को डिफ़ाइन करते थे तो अपनी जो आइडियाज़ अपने थॉट्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, थ्योरीज़ की शक्ल में पेश करते थे। और थ्योरीज़ की शक्ल में जब वो पेश करते थे फिर उनके ऊपर जो दूसरे जूरिस्ट वगैरह होते थे वो उसके ऊपर गौर व फिक्र करते थे और गौर व फिक्र करने के बाद उसका एक तनकीदी जायज़ा लेते थे और अपने ओपिनियन जो है उसके ऊपर इन शेप ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो दिया करते थे। तो इस तरीके से जो है एक थ्योरी आई, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ करते थे। आज जो हमारे पास थ्योरी है वो है इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, जो कि मोस्ट फेमस थ्योरी कंसीडर की जाती है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, लॉ की नेचर को जो कि डिफ़ाइन करती है। इम्पेरेटिव थ्योरी के जो है दूसरे भी नाम हैं, जिस जैसे कमांड थ्योरी, क्योंकि ये जिक्र करती ही कमांड के बारे में है। और उसके बाद जो है पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी इसको कहते हैं। एंड थर्ड वन जो है इसका नाम जो यूज़ किया जाता है वो है ऑस्टिन्स थ्योरी। ऑस्टिन्स थ्योरी इसीलिए क्योंकि इसको जॉन ऑस्टिन जो है उन्होंने पेश किया था। जॉन ऑस्टिन जो है, जैसा कि पहले हमने पिछली अपनी वीडियो लेक्चर में सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जॉन ऑस्टिन जो है वो उन्होंने जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी बुनियाद इन्होंने ही रखी थी। तो ये थ्योरी भी इन्हों की दी हुई है। इस थ्योरी का अगर हम निचोड़ निकालें सारा, तो ये कुछ लफ्ज़ों में निचोड़ ये होता है कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवेरियन बैक्ड बाय सैंक्शन। कि लॉ एक जो है सोवेरियन की कमांड है जिसके पीछे एक सैंक्शन, एक फोर्स होती है जो कि उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। ऑस्टिन का कहना ये था कि जो लॉ एक ऐसी कमांड है जो कि लोगों को या फिर एक से ज़्यादा मतलब शख्स को या ख़ास को जो है ऑब्लाइज करती है कि वो अपना कोर्स ऑफ कंडक्ट, जो रोज़मर्रा का उनका गुजर सफ़र है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से, एक लेट डाउन, एक कमांड के तरीके से जो है वो गुजारें। उसके मुताबिक जो है ये जो कमांड होती है ये देती है एक पॉलिटिकल सोवेरियन। पॉलिटिकल सोवेरियन का मतलब जो है एक हाकिम जो होता है आपके ऊपर, जो मुसल्लत किया गया है या फिर जो आपने खुद चूज़ किया है, और उसको इन्फोर्स कराया जाता है सैंक्शन से। मतलब कि कमांड जो है वो लोगों को ऑब्लाइज करती है और वो कमांड देता कौन है, एक पॉलिटिकल सोवेरियन देता है, और उसको इन्फोर्स कराने के लिए एक सैंक्शन होती है, एक फोर्स का मैकेनिज़्म होता है। अगर इस डेफिनेशन पर हम गौर करें, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवेरियन बैक बाय सैंक्शन, तो इसमें से हमें वैसे ही 3 एलिमेंट्स जो है इस डेफिनेशन के नज़र आते हैं। पहला ये हो गया, लॉ इज़ अ कमांड। लॉ एक कमांड है, ठीक है, ऑफ सोवेरियन। किसकी? सोवेरियन की। लॉ कमांड तो है लेकिन लॉ कमांड किसकी है? लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवेरियन। 2 एलिमेंट्स हो गए। एंड द थर्ड एलिमेंट इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन। ये एक ऐसी कमांड है सोवेरियन की जिसके पीछे सैंक्शन भी होती है। खाली कहकर छोड़ नहीं दिया गया, लेकिन उस कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म भी बनाया हुआ है। तो चलें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन पर गौर किया तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहला जिसमें आता है हमारे पास, लॉ इज़ अ कमांड। के लॉ एक जो है कमांड है, हुक्म है। अब ये कमांड, ये इसका एक इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का ये करैक्टर है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट, कि लॉ की नेचर जो है कमांड की नेचर है। ऑस्टिन का ये कहना था, उसने कमांड को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि कमांड वो वाली एक्सप्रेशन है जो कि एक सुपीरियर ऑफिसर जो होता है अपने इन्फीरियर किसी बंदे के ऊपर इम्पोज करे। अब इसकी यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर की बात है। इसकी अगर एग्जांपल लें तो एक मालिक और नौकर भी हो सकता है, एक कंपनी का बॉस और उसके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी का जो है वो चांसलर और उसके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी डिपार्टमेंट का हेड और उसके स्टाफ मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर हम यही चीज़ पार्लियामेंट में ले जाएं नेशनल लेवल पर ऊपर, तो पार्लियामेंट जो भी लॉ वगैरह बनाती हैं वो सुपीरियर एक बॉडी के तहत जो है लॉज बनाती है, और उसके इन्फीरियर सारी आवाम होती है, पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी होती है जिसके ऊपर वो लॉ अप्लाई होता है। तो उसने कमांड को इस तरह डिफ़ाइन किया कि कमांड कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन है डिज़ायर की जो कि सुपीरियर अपने इन्फीरियर की तरफ इम्पोज करे। अब अगर हम देखें तो ऑस्टिन ने इस बात को ही वाज़ेह किया कि कमांड जो है 2 किस्म की होती है। एक होती है जनरल कमांड, सेकंड होती है स्पेसिफिक कमांड। तो उसने जो है इस चीज़ में फ़र्क रखा। स्पेसिफिक कमांड पहले तो ये होती है कि आप किसी चीज़ को किसी
डिटर्मिनेट पीपल को, कि वो वाले लोग जो कि गिने जा सकें, कुछ लोग हों तादाद में, उनको जो है आप कोई कमांड वगैरह दें तो वो आपकी स्पेसिफिक कमांड होती है। जो जनरल कमांड आपकी ये होती है जो कि आप एज अ होल पूरी किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर, वो टेरिटरी किसी शहर की हो, उस शहर के ऊपर जो भी सुपीरियर ऑफिसर है वो कोई लॉ जारी करे, ठीक है, तो वो जनरली सब लोगों पर अप्लाई हो, या किसी सूबे की हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिंध की असम्बली ले लो, सिंध के जो भी लॉज होंगे वो पर्टिकुलरली सिंध की टेरिटरी के अंदर अप्लाई होंगे, जो सिंध की असम्बली बनाएगी। अगर यही चीज़ हम फेडरल लेवल पर ले जाते हैं तो नेशनल असम्बली जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो जो है जो भी लॉज वगैरह बनाएगी वो जनरली सब लोगों पर अप्लाई होगी। तो ऑस्टिन ने जो है कहा कि जो स्पेसिफिक कमांड्स हैं वो लॉ नहीं होती, लेकिन वो वाली कमांड्स जो कि जनरल इन नेचर होती हैं उनको हम लॉ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा अगर हम कंसिडर करें कि जैसे कि एक कमांड है वो किसी स्टेट ने दी है, किसको, उसके रहने वाले लोगों को, कि इस स्टेट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें ये चीज़ करनी होगी, ये काम करना होगा, वो एक एक्सप्रेशन होगी डिज़ायर की, सुपीरियर बंदे की या सुपीरियर बॉडी की, वो अप्लाई किस पर होगी, लोगों पर होगी, जनरल नेचर में, जिसको हम लॉ कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें दूसरे हाथ पर, तो एक ऐसी कमांड जो कि एक बॉस अपने एक स्पेसिफिक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों को देता है, ठीक है, उसके ऊपर उसको जो है हम लॉ नहीं कहते हैं। ऑस्टिन का ये व्यू था कमांड के बारे में कि जो जनरल कमांड्स हैं वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक कमांड्स हैं वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती। सेकंड जो एलिमेंट है इसका वो ये है कि लॉ इज़ अ कमांड बाय सोवेरियन। हमने देखा कि लॉ कमांड तो है, लेकिन किसकी कमांड है, एक सोवेरियन। अब सोवेरियन से मुराद यहाँ क्या है, पॉलिटिकल सोवेरियन, जो आपका एक हाकिम होता है जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, ठीक है। अब वो रूल किसी किंगडम के तहत हो रहा है या फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो भी है वो उसकी जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह होंगी उसको कमांड कहा जाएगा, ठीक है। ऑस्टिन ने सोवेरियन को फिर डिफाइन किया कि सोवेरियन होता क्या है। उसने कहा कि सोवेरियन कोई एक बंदा भी हो सकता है या बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जो जिनको होम द बल्क ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी हैबिचुअली ओबेज, जिसको एक सोसाइटी में रहने वाले लोग, एक लोगों का जो ग्रोह है वो फॉलो करता है, ठीक है, और वो सुपीरियर बंदा खुद किसी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे शख्स को या ऐसी बॉडी ऑफ पीपल को जो है हम सोवेरियन कहते हैं। फिर उसने कहा कि सोवेरियन जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है। इस डेफिनेशन के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक जो सोर्स ऑफ लॉ है वो सिर्फ सोवेरियन है। सोवेरियन जो भी मतलब लॉ बनाएगी वो एक कमांड होगी और सब लोगों को उसको मानना होगा। इसके अलावा ये थ्योरी कहती है कि सोवेरियन के अलावा कोई भी आपकी सोर्स ऑफ लॉ होती ही नहीं है। ये चीज़ थोड़ी जहन में रखिएगा, इसको आगे जाकर फिर हम दोबारा क्लियर करेंगे। थर्ड जो एलिमेंट हमारे पास है यहाँ पर वो है लॉज आर इन्फोर्स बाय मैकेनिज्म। लॉ कमांड है, कमांड किसकी है, सोवेरियन की है। ये चीज़ें हम पढ़ने के बाद अब लॉ को जो इन्फोर्स कराया जाता है वो सैंक्शन से कराया जाता है। सैंक्शन का मतलब है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, के कोर्शन यूज़ करना, ज़बरदस्ती जो है किसी कमांड के ऊपर अमल दरामद कराना, उस चीज़ को हम जो है सैंक्शन कहते हैं। तो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है इस थ्योरी का वो ये है कि लॉ जो है उसको सैंक्शन से इन्फोर्स कराया जाता है, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक अगर लॉ सुपीरियर की कमांड है, ठीक है, एक लॉ कमांड है, कमांड किसकी है, सुपीरियर या सोवेरियन बॉडी की कमांड है, लेकिन उसके अंदर जो है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो वो लॉ है ही नहीं। ये डेफिनेशन ये कहती है। सैलमन ने जो है सैंक्शन को डिफाइन किया। उसने कहा कि सैंक्शन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कोर्जन का, दबाव डालने का या किसी पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसल्लत करने का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा ज़रिया है जिससे जो है इम्पेरेटिव लॉ को, इम्पेरेटिव मतलब मैन मेड लॉ जो कि खुद बनाया गया है, उसको इन्फोर्स कराया जाता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है सैंक्शन। स्टेट जो है अपनी फ़िज़िकल फोर्स जो है वो अप्लाई करती है ताकि इन लॉज को अप्लाई करके जो है जस्टिस को बरकरार रखा जा सके। अब फ़िज़िकल फोर्स से मुराद उनके ऊपर जो भी कानून के पास, कानून को इन्फोर्स कराने वाले जो इदारे होते हैं, जैसे पुलिस होगी, रेंजर्स होगी, कभी कभी फ़ौज की, आर्मी की मदद भी ली जाती है, और उसके अलावा जो भी स्पेशल फोर्सेस वगैरह होती हैं वो सारी ज़ुमरे में आ जाती हैं स्पेशल फ़िज़िकल फोर्स के अंदर। अब ये कहा जाता है कि जो लेजिटिमेट सैंक्शन होती है उसमें हम पनिशमेंट को भी ले सकते हैं, पेनल्टी को भी ले सकते हैं अगर कोई बंदा सुपीरियर बॉडी की कमांड को डिसओबे करेगा, वायलेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक कानून बना हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, फॉर एग्जांपल एक प्रोविज़न है कि अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करेगा तो उसे 324 PPC के तहत चार्ज किया जाएगा।
ठीक है। अब ये क्या हुआ कि एक ऑर्डर था, किसका ऑर्डर था? सुपीरियर बॉडी का ऑर्डर था, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म था, एक लेजिटिमेट सैंक्शन थी कि अगर किसी भी बंदे ने इस कमांड को वायलेट करने की कोशिश की तो उसको पनिश भी किया जाएगा और साथ साथ उसको पेनल्टी भी दी जा सकती है। ठीक है, ये हमारे पास तीन जो है एलिमेंट्स हो गए इसके कि लॉ इज़ अ कमांड बाय सोवेरियन एंड लॉज आर इन्फोर्स बाय सैंक्शन। ये तीनों एलिमेंट होना लाजमी है। अगर कोई भी ऐसा लॉ है जिनमें से ये एक भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो वो एक प्रॉपर लॉ कहलाएगा ही नहीं इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के तहत। अब जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि एक जब ज्यूरिस्ट एक थ्योरी देता है, जैसे जॉन ऑस्टिन ने ये वाली थ्योरी दे दी, तो जो दूसरे आने वाले जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने इस पर गौर व फिक्र की और इसका एक तनकीदी जायज़ा लेकर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म्स किए। अब क्रिटिसिज्म में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये कि लॉज बिफोर स्टेट। ये वाला क्रिटिसिज्म जो है ये हिस्टोरिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि लॉ जो है उसकी नेचर ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट है किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी या इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को। मतलब ये वाली क्रिटिसिज्म क्या कह रही है कि लॉ जो है वो किसी सोवेरियन की कमांड नहीं होती। सेकंड ये कि उसके ऊपर जो है सैंक्शन होना भी लाजमी नहीं होता। हिस्टोरिकल स्कूल ने ये वाला ओपिनियन दिया। उनके मुताबिक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक लॉ जो है वो अगर इन्फोर्स करवाए तो ही वो लॉ है वगैरह। ये कहना, वो कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि ऐसा है कि इस स्टेट लॉ को इन्फोर्स इसलिए करवाती है क्योंकि वो लॉ है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक अगर आप देखें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि तीन एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए जो लॉ के, लॉ इज़ अ कमांड बाय सोवेरियन, ठीक है, एंड थर्ड ये सैंक्शन। तो यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल स्कूल ने जो क्रिटिसिज्म किया उसने कहा कि स्टेट इन्फोर्स तो कराती है लेकिन स्टेट जो है स्टेट के इन्फोर्स कराने के बाद वो लॉ नहीं बनता, वो लॉ पहले से मौजूद होता है। इस स्टेट का काम सिर्फ ये है कि वो लॉ है इसलिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये कहता है कि ना ही कोई सोवेरियन पॉलिटिकल सोवेरियन जो है उसकी कोई कमांड वगैरह होती है ये, एंड सेकंड थिंग ये कि इसमें जो है सैंक्शन होना भी लाजमी नहीं होता, बल्कि स्टेट जो है इसको इसलिए अप्लाई करती है क्योंकि ये लॉ है। इस लॉ के ये जो तीन में से दो एलिमेंट्स हैं, दूसरा और तीसरा, इसको ये वाली क्रिटिसिज्म जो है हिस्टोरिकल स्कूल के जो भी ज्यूरिस्ट वगैरह थे वो एडमिट करते ही नहीं है। सेकंड थिंग जो है क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुई वो ये है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि जब एक कानून बनाया जाता है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है सब लोगों के ऊपर, भले वो सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, कोई भी कास्ट से, कोई भी डिपार्टमेंट से, किसी भी लैंग्वेज से, जो भी उसका मर्तबा हो सोसाइटी में, उसके रिगार्डलेस मतलब उसके बावजूद जो है लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होगा। रूल ऑफ लॉ ये कहता है। अब आप अगर एक बात पर गौर करें कि अगर एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की जो है एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो वो जो खुद पॉलिटिकल एक अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल एक बादशाह है, ठीक है, वो जो भी लॉ बनाएगा वो अपने से इन्फीरियर लोगों के लिए बनाएगा, खुद के लिए कोई लॉ नहीं बनाएगा। तो इस तरह से ये डेफिनेशन एक तरीके से, ये वाली थ्योरी एक तरीके से लैक कर रही है कि जो सोवेरियन जो कि खुद कमांड इशू कर रहा है वो खुद को तो उन सारी ऑब्लिगेशंस जो कि वो अपने इन्फीरियर्स पर डाल रहा है उनसे वो खुद को एग्जेम्प्ट रखेगा। ठीक है, वो कहेगा कि ये इनसे मैं बाउंड नहीं हूँ बल्कि मेरे से इन्फीरियर वाले बाउंड है। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, ये स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट चली जाती है। थर्ड जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हो है जनरलिटी ऑफ लॉ। जनरलिटी का से मुराद ये है कि लॉ जो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऑस्टिन ने स्पेसिफिक और जो जनरल कमांड्स हैं उनके दरम्यान में डिफरेंस किया। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये क्रिटिसिज्म ये कह रहा है कि लॉ जो है जनरली लोगों पर अप्लाई होता है, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि एक मुल्क की टेरिटरी के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं और भी दूसरी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो अगर आप एक लॉ को जनरली लोगों पर अप्लाई करेंगे तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सब पर अप्लाई नहीं होता, वो तो सिर्फ मुस्लिम से अप्लाई होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी ये डेफिनेशन जो है लैक कर रही है, इस वजह से ये क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर उठाया गया। फोर्थ वन जो है वो यहाँ पर ये है कि लॉ इज़ अ कमांड। लॉ को एक कमांड की नेचर तो दे दी गई, लेकिन कुछ ऐसे लॉज हमारे पास होते हैं जो कि ना के
कमांड होते हैं और ना ही वो किसी चीज़ से मना करते हैं, ना ही वो किसी चीज़ को करने का ऑर्डर देते हैं, ना ही किसी चीज़ से मना करते हैं। उसकी अगर एग्जांपल हम दें तो राइट ऑफ वोट हो गया। जैसे मेरे पास हक है कि मैं अपना राइट ऑफ वोट जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये राइट इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, तो ना कोई मुझे आकर जोरी इस राइट को जो है इन्फोर्स नहीं कराएगा। मतलब ना ही इसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है कि ये काम आपने लाजमी करना है, ना ही इससे कोई मना किया गया कि ये काम आपने नहीं करना है। इसकी एक दूसरी एग्जांपल से तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी कि हर शख्स के पास ये हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रख सकता है, लेकिन ना ही ये एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, ना ही इससे मना किया गया। थर्ड एग्जांपल अगर हम इससे लें तो लॉ ऑफ विल्स हम ले सकते हैं। लॉ ऑफ उसमें ये होता है कि वसीयत आपने करनी है, आपकी मर्ज़ी आप करना चाहें, आपकी मर्ज़ी आप ना भी करें, लेकिन जो है इन लॉज की ये जो तीनों मैंने यहाँ पर कुछ प्रोविज़न दिए, राइट टू वोट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, या राइट टू विल्स हो गया, राइट टू मेक विल्स हो गया, इनकी नेचर जो है वो कमांड की है ही नहीं, बल्कि ये तो एक बंदे की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, आप फॉलो करना चाहें या ना करना चाहें। तो यहाँ पर भी इस डेफिनेशन के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ। अगला जो क्रिटिसिज्म इस पर था वो ये है कि इसने अदर सोर्सेज ऑफ लॉ को इग्नोर किया। जैसे मैंने आप पहले जिक्र किया कि इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ये चीज़ हम बाद में जाकर जो है वो डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन उसने क्या कहा था कि एवरी लॉ इज सेट बाय अ सोवेरियन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, कि एक जो हाकिम होता है वही लॉ देता है, उसके अलावा कोई भी सोर्स ऑफ लॉ नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी लैकिंग यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि अगर हम आज के दौर में देखें तो हमारे पास कस्टम्स भी होते हैं, कस्टम्स के अलावा हमारे पास प्रेसिडेंट्स भी होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये जो थ्योरी थी इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, इसने कस्टम्स को भी इग्नोर कर दिया और प्रेसिडेंट्स को भी इग्नोर कर दिया, बल्कि इसके मुतज़ाद उन्होंने ये कहा जॉन ऑस्टिन ने कि सोवेरियन ही सोर्स ऑफ लॉ है, उसके अलावा कोई है नहीं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत था, बल्कि उसके बरक्स जो है हमारे पास कस्टम्स भी हैं जिनको हमने एज अ लॉ जो है अडॉप्ट किया हुआ है, और दूसरी जो है इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन में हमारे पास प्रेसिडेंट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद जो है इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन में हमारे पास जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी आ सकती है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ वगैरह आप किया जाती हैं। नेक्स्ट जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि सैंक्शन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं, जो कि इस डेफिनेशन का एक एसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। वो तो एक एसेंशियल एलिमेंट लॉ का है ही नहीं। वो किस तरीके से कि अगर हम मॉडर्न देखें कहीं पर जहाँ ज़्यादातर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर इलेक्टेड लोग जो होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो लोग इलेक्टेड होकर जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए काम करते हैं। तो उन्हें सिलेक्ट कौन करता है? लोग करते हैं। जो रियाया होती है एक पर्टिकुलर टेरिटरी की, वो करती है। तो वो रियाया जो है उसके वो लोग उनको सिलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि वो वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी सेफ्टी और उनकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें, ठीक है। तो लेकिन तो यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म ये की गई कि स्टेट जो है उसके पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन वो जो लोगों की एक विलिंगनेस होती है, लोगों की ख्वाहिश होती है, जिसके मुताबिक जिसको सामने रख कर लोग क्या कहते हैं, लॉ को ओबे करते हैं। लेकिन जो है सैंक्शन एक एसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं, ये सारी विलिंगनेस ऑफ पीपल होती है कि लोगों की ख्वाहिश होती है, जिसकी एक सेल्फ ऑब्लिगेशन वो अपनी रियलाइज़ करके लॉ को फॉलो करते हैं। स्टेट अपनी पावर से लॉ फॉलो नहीं कराती, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म इस पर हुई वो ये था कि ये जो है एथिकल एलिमेंट्स जो हमारे मोरालिटी के भी अगेंस्ट जाता है। मोरालिटी के अगेंस्ट किस तरीके से जाता है कि जब आप एक कमांड की बात करें तो एक यूनिलेटरल डिसीजन वहाँ पर आ जाता है कि आपने एक तरफा फैसला कर दिया, कि एक सुपीरियर बॉडी ने जो है एक तरफा फैसला करके अपनी कमांड दे दी और उसके ऊपर जो है सैंक्शन जो है इम्पोज कर दी कि सबको ये फॉलो करना है, अगर कोई नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट और पेनल्टी दी जाएगी वायलेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो एथिकल एलिमेंट्स हमारे होते हैं, मोरालिटी होती है, वो ये ऐसा नहीं कहती। वो कहती है कि आप जो है वो एक सेल्फ ऑब्लिगेशन के तहत एक बायलेटरल तरीके से जो है कि जैसे दो लोग हैं वो आपस में अपनी सहमति से जो है एक लॉ बनाएं, एक एटिकेट बनाएं और फिर उसको फॉलो करें। लेकिन ये जो थ्योरी है इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ जो है उसको मोरालिटी को भी लॉ के डोमेन से आउट कर देती है। सेकंड जो उसके बाद जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो जब सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे
या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जब वो थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तब वो इंटरनेशनल लॉ को पढ़ेंगे, और जब वो इंटरनेशनल लॉ की नेचर पढ़ेंगे कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ प्रॉपर और नॉट, तो वहाँ पर वो ये वाले कॉन्सेप्ट्स और ये वाली डेफिनेशंस दोबारा पढ़ेंगे। तो वहाँ पर उन्हें ये पढ़ने को मिलेगा कि लॉ जो है, ऑस्टिन ये कहता है कि लॉ एक कमांड है, कमांड सोवेरियन की है, जिसको एक सैंक्शन के तहत जो है इन्फोर्स भी कराया जाता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में कोई सोवेरियन बॉडी नहीं होती, लेकिन डिफरेंट सोवेरियंस, डिफरेंट स्टेट्स जो कि खुद मुख्तार जो है रियासतें हैं, वो मिलकर लॉ बनाती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बॉडी ऐसी मुसल्लत नहीं होती जो कि उन्हें कोई कमांड इशू कर सके, और ना ही कोई ऐसा स्पेसिफिक जो है वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म है हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेशनल लॉ में। तो ये डेफिनेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर भी अप्लाई नहीं होती। इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है लॉ कमांड है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लॉ को देखें तो वो तो कमांड उसकी नेचर है ही नहीं। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि इंटरनेशनल लॉ में ये डेफिनेशन कहती है, थ्योरी कहती है कि जो इंटरनेशनल जो लॉ है उसको एक सैंक्शन के तहत इन्फोर्स कराया जाता है अगर लोग ऑबे नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है उसके ऊपर सैंक्शन होती ही नहीं है। अगर सैंक्शन होती भी है तो वो जो छोटी स्टेट्स होती हैं उनके लिए होती है, लेकिन जब बात आती है किसी वेटो पावर के बारे में, तो जो 5 वेटो स्टेट्स हैं हमारे पास जो कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, जिनमें यूएसए हो गया, यूके हो गया और बाकी चाइना, फ्रांस हो गया, ये वाले, तो वो जो है उनके ऊपर तो ये मतलब इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म उनके ऊपर आकर फेल हो जाता है, क्योंकि अगर वो ना चाहें तो उनको हम फोर्स कर ही नहीं सकते किसी लॉ को ओबे करने के लिए। लास्ट जो क्रिटिसिज्म यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको पावर्स के बारे में बताया हुआ कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की ये पावर्स हैं, एग्जेक्टिव की ये पावर्स हैं, जुडिशरी की ये पावर्स हैं, और इसके अलावा लेजिस्लेचर की ये पावर्स हैं। इसी तरीके से हमारा तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आप चले जाएँ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, कुछ ही सफ़ों पर मुश्तमिल है वो। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन की है कि कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, लेकिन लॉ में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो है एक कमांड का कॉन्सेप्ट तो है वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर भी ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। लास्ट में अगर इसको कंक्लूड करते चलें तो हालांकि ऑस्टिन की थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है लॉ फील्ड के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी जिसने साइंटिफिक नेचर के तरीके से एक लॉ की नेचर को डिटरमाइन किया, उसको डिफ़ाइन किया। इसलिए जो है इस लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस को जो है हम निगलेक्ट नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।